अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रेस्ट एंड मोशन के रिवीजन का पार्ट 3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट फिज़िक्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। When you drop a ball, it accelerates downward at 9.8 meters per second square. If you instead throw it downward, then its acceleration immediately after leaving your hand is. Students, चाहे हम बॉल को ड्रॉप करें, चाहे हम उसको किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड थ्रो करें, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, उसको हॉरिजेंटली थ्रो करें या उसको किसी दूसरे एंगल के साथ थ्रो करें, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन हमेशा सेम होती है और उसकी वैल्यू आपके साथ हमेशा 9.8 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 meters per second. It takes 10 seconds to reach the highest point. Then the acceleration of the ball is. Students, इस क्वेश्चन को फिज़िकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। इनिशियल वेलोसिटी 98 है, लेकिन आप इसे क्या कर लें, 100 मीटर्स पर सेकंड ले लें और ये जब अपवर्ड मोशन करेगा तो हर सेकंड में ये 10 का डिक्रीज़ लाएगा। मतलब इस पे जो एक्सेलरेशन होंगी, चूँकि फ्री फॉल मोशन है, तो ये हर सेकंड में 10 का डिक्रीज़ आएगा इसमें। तो इसके मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी और तभी ये 10 सेकंड्स में रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 10 से 0 पे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो आपके साथ -10, लेकिन यहाँ पे -10 तो मौजूद नहीं है, -9.8 आपके साथ मौजूद है। और अगर इस क्वेश्चन को आप फार्मूला के ज़रिए करते तो फार्मूला है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, और फाइनल की वैल्यू 0 है, इनिशियल की वैल्यू 98 है और टाइम आपको 10 सेकेंड्स गिवन है। 98 बाई 10 करें तो आपको 9.8 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट फॉल ड्यूरिंग द बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इंटरवल। स्टूडेंट्स, जब एक बॉडी फॉल करती है, मैं इसको आपको हॉरिजेंटली दिखा देता हूँ। जब एक बॉडी फॉल करती है तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर्स डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे सेकंड में वो 15 मीटर्स डिस्टेंस कवर करती है, तीसरे सेकंड में वो 25 मीटर्स डिस्टेंस कवर करती है, चौथे सेकंड में 35 मीटर्स डिस्टेंस जो है वो कवर होता है, और इसी तरह पाँचवें सेकंड में 45 मीटर्स, और इस तरह आप इसी को इंक्रीज़ करते जाएं। अच्छा, ये इनिशियली जो टाइम था वो 0 सेकंड था, यहाँ पे टाइम फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड सेकंड है, यहाँ पे फोर्थ सेकंड है और यहाँ पे आपके साथ 5th सेकंड है। तो आपसे वो कौन से इंटरवल के बारे में पूछ रहे हैं, सेकंड और थर्ड इंटरवल के बारे में। स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 25 मीटर्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके साथ 25 मीटर्स हो जाएगा। इस डायग्राम को और तरीक़ों से भी हेल्पफुल बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस पे ज़रा वेलोसिटीज़ भी मेंशन कर लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ वेलोसिटी 10 होगी, यहाँ वेलोसिटी 20 होगी, यहाँ वेलोसिटी 30 होगी, यहाँ वेलोसिटी 40 होगी और यहाँ वेलोसिटी 50 होगी। आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फ्री फॉल में जब वेलोसिटी 40 से 50 में कन्वर्ट होती है तो उस वक्त कितना डिस्टेंस कवर हो जाता है, तो उस वक्त आपके साथ 45 मीटर्स डिस्टेंस कवर हो जाता है। या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई, तो उसने कितना फ़ासला तय किया होगा, तो उसने 25 मीटर्स फासला तय किया होगा। तो इस डायग्राम पे और भी आपके मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, और ये डायग्राम डाउनवर्ड मोशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और अपवर्ड मोशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 बॉडीज़ A एंड B आर शोन इन द फिगर। आपने
वेलोसिटीज़ का रेशो निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो आपको वेलोसिटीज़ देता है, और यहाँ पे स्लोप फाइंड करने के लिए हमें एंगल्स गिवन है, और जब एंगल्स गिवन होते हैं तो फिर हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला अप्लाई करके स्लोप फाइंड करते हैं। तो आपके साथ VA डिवाइडेड बाय VB जो होगा वो आपके साथ टेंजेंट, अब A कितना एंगल बना रहा है, A आपके साथ 30 डिग्रीज़ बना रहा है, और B कितना एंगल बना रहा है, B आपके साथ 60 डिग्रीज़ एंगल बना रहा है। तो टेंजेंट 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। ये √3 ऊपर जाके इस दूसरे √, को सिंपल 3 में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका करेक्ट आंसर 1:3 आएगा। स्टूडेंट्स अगर इसमें जो है आपको VB रेशो VA मालूम करने को कहा होता तो आप सिंपली इसका रेसिप्रोकल ले लेते और वो 3:1 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन दे कैंसिल ईच अदर, ये तो गलत बात है, एक्शन रिएक्शन कभी भी कैंसिल नहीं करते। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात ठीक है। दे नेवर कैंसिल बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, ये बात भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा है। अ रॉक इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ हाई ब्रिज आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ फ्री फॉल, द स्पीड इज। स्टूडेंट्स इसको देखें, उसी डायग्राम के साथ रिलेट करें जो अभी हमने बनाया था। आफ्टर 3 सेकेंड्स मतलब ये देखें, ये पहला सेकंड गुजरा, ये दूसरा सेकंड गुजरा, ये तीसरा। अब 3 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 30 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो 3 सेकेंड्स के बाद हमें पता है कि उसकी स्पीड क्या होगी, 30 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स ये ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो हम इस तरह करते हैं, चूँकि कुछ ऑप्शन सेंटीमीटर्स में भी है तो हम इस 30 को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये यूनिट जो होगा ये मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3000 है। 3000 के करीब तरीन ऑप्शन देखें स्टूडेंट्स, वो चार्ली है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली 3000 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने सिंप्लिसिटी के लिए जो G की वैल्यू है वो 10 कंसिडर की है, लेकिन एक्चुअल जो G की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन को चूज़ किया है। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप ज़रा उस टेबल के साथ जो है रिलेट करें। देखिए ये पहले सेकंड में डिस्टेंस है, ये दूसरे सेकंड में है, ये तीसरे, ये चौथे और 5वें सेकंड में आपके साथ जो डिस्टेंस कवर होता है वो 45 मीटर्स होता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या हुआ, 45 मीटर्स। आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स मूव्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, मूव्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि उसकी जो आपके साथ इनिशियल स्पीड है वो 0 है, और फोर्स उस पर क्या है, फोर्स उस पर कांस्टेंट है, और आपके साथ फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, वो आपसे कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने पहले 10 सेकंड्स में जो फासला कवर किया है उसको S1 कहा, और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड्स में जो फासला कवर किया है उसको S2 कहा, और आपसे S1 और S2 के रिलेशन का पूछा है कि S1 और S2 में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक शॉर्टकट और एक रूल समझ लें कि जिस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होगा और टाइम इंटरवल्स भी आपके साथ सेम होंगे, मतलब देखें फर्स्ट 10 सेकेंड्स और फिर 10 सेकेंड्स, कंडीशंस क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन आपके साथ कांस्टेंट हो और टाइम इंटरवल्स भी क्या हो, सेम हो। ज़रूरी नहीं कि 10 सेकेंड्स हो, 1 सेकेंड का इंटरवल हो सकता है, 5 सेकेंड्स का इंटरवल हो सकता है, 20 सेकेंड्स का इंटरवल हो सकता है, लेकिन वो
सेम हो, ठीक है। तो उसके लिए याद रखें जो डिस्टेंसेस का रेशो आता है वो 1:3:5:7 इस तरतीब से उस डिस्टेंसेस का रेशो आता है। मतलब जो सेकेंड इंटरवल का डिस्टेंस होगा वो फर्स्ट इंटरवल के डिस्टेंस से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, जो थर्ड इंटरवल का डिस्टेंस होगा वो फर्स्ट इंटरवल के डिस्टेंस से 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया होगा, ये करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम करना है जबकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है। तो अब हम करेक्ट ऑप्शन को ढूंढते हैं। एवरेज स्पीड इज़ द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड वाइल एवरेज वेलोसिटी इज़ द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। तो ऑप्शन अल्फ़ा जो है वो तो आपके साथ बिल्कुल करेक्ट है। और जब आपके साथ स्टूडेंट्स अल्फ़ा को मिसाल के तौर पे आप रीड करें और आपको पता चल जाए कि अल्फ़ा 100% करेक्ट है और फिर उस MCQ में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो तो फिर आप बाकी ऑप्शंस को रीड करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप उसी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन करेक्ट लगे 100% लेकिन MCQs में ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन भी हो, फिर आपको तमाम ऑप्शंस रीड करने पड़ते हैं, ये बात जहन में रखें। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड ईस्ट फॉर 10 सेकेंड्स व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स एक बॉडी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है और 1 सेकेंड में वो कितना फासला तय करती है 5 मीटर्स का, और टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछी है। हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं स्पीड इनटू टाइम के फार्मूला से। तो उसके लिए हम 5 × 10 कर लेंगे, हमारा आंसर 50 आ जाएगा। और इसी के साथ फिर डायरेक्शन अटैच कर देंगे जो कि ईस्ट है, तो 50 मीटर्स ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स 250 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 250 को हम 5 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे और 5 5 25 आता है, तो 50 किलोमीटर्स पर आवर होगा। स्टूडेंट्स अगर ये ऑप्शन सारे किलोमीटर्स पर आवर्स में ना होते मिसाल के तौर पे और मीटर्स पर सेकंड में होते, तो फिर आपने इस 50 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 3600 पे फिर डिवाइड भी करना होता, तो वो फिर आपका ऑप्शन जो होता वो मीटर्स पर सेकंड में चला जाता। An object is dropped from a height of 100 meters. What is the acceleration just before it hits the ground? Students free fall में जैसे हमने कहा कि चाहे आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, चाहे आप डाउनवर्ड मोशन की बात करें, और जो भी सिचुएशन हो फ्री फॉल की एक्सेलरेशन हमेशा सेम होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। और करेक्ट ऑप्शन आपके साथ है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नेगेटिव व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स मोशन। स्टूडेंट्स अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो एक ही बात हमें क्लियर है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी को ऑपोजिट होती है, और ये एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड को कम करती है। तो करेक्ट ऑप्शन है इट मस्ट बी स्लोइंग डाउन। और स्टूडेंट्स आपके साथ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 3 किस्म की नेगेटिव एक्सेलरेशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक ये है स्ट्रेट लाइन नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का नेगेटिव एक्सेलरेशन। और तीनों एक्सेलरेशंस में ये बात कॉमन है कि तीनों एक्सेलरेशंस वेलोसिटी को कम करेगी, स्पीड को कम करेगी। व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे तो फिर वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मिसाल के तौर पे आपके साथ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
और वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो आपके साथ कर्व है। तो यहाँ हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है और इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आपको इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और वो जो टेंजेंट की एक्सेलरेशन होगी वो उसी पॉइंट पे होगी जिसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। A force of 20 Newton is applied to a 5 kg object. What is the acceleration of the object? सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स को मास पे डिवाइड करें और 20/5 से आपके साथ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। Which of the Newton law states that an object in motion will remain in motion? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is thrown vertically upward with a velocity v. The statement from the following is, अच्छा हमने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है, तो अपवर्ड थ्रो करने में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन थ्रू आउट जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें अब करेक्ट ऑप्शन देखें, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, ये बात गलत है। velocity is maximum and acceleration is g downward at the highest point। acceleration की बात तो ठीक है लेकिन velocity की बात गलत है। velocity is 0 at the highest point and the height reached is v square by 2g। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि जब एक बॉडी अपवर्ड मोशन करती है तो ये जितना हाइट कवर करती है उसके लिए हम नॉर्मली थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं और थर्ड इक्वेशन है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज़ 2gh। यहाँ पे वी एफ स्क्वेयर की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो आपके साथ हाइट की जो वैल्यू होती है अगर उसको सब्जेक्ट कर दें तो वो वी आई स्क्वेयर बाई 2g आती है, जो कि उन्होंने वी स्क्वेयर बाई 2g लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली है। स्टूडेंट्स आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ये एक लिफ्ट है जो ऊपर मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स आप इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें तो इसको ज़रा फिज़िकली इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। एक लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रहा है लेकिन उसके अपवर्ड मोशन में 3 किस्म के डोमेन्स हैं। पहले लिफ्ट का वो केस है जिसमें उस लिफ्ट पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो मतलब वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है और वो आपको यहाँ से शो हो रहा है। और दूसरा फिर वो पोर्शन है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, मतलब उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया है और वो पोर्शन आपको ये नज़र आ रहा है। और फिर आपके साथ लिफ्ट के डीसेलरेशन का पोर्शन है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है और उसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, वापस ज़ीरो हो जाएगी, और वो ये पोर्शन है। स्टूडेंट्स आपसे मैक्सिमम हाइट का पूछा है, मतलब आपने ये सारी हाइट मालूम करनी है। और हमें पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है वो हाइट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो आपने इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया और फिर इस ट्राइंगल का, इन सब के एरियाज़ आपने फाइंड करने हैं। तो ट्राइंगल के एरिया के लिए बेस की वैल्यू 2 है और हाइट की वैल्यू 3.6 है, तो आपके साथ आ जाएगा हाफ 2 × 3.6 और इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये तो 3.6 बन जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल का बेस जो है वो 8 के इक्वल है, 2 से लेकर 10 तक, 8 × 3.6। अच्छा, ये आपके साथ रेक्टेंगल का एरिया आ गया। और अब इस ट्राइंगल का बेस वो भी 2 है, तो ये हो जाएगा हाफ 2 × 3.6, यहाँ भी ये कैंसिल, तो 8 × 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6 मतलब 10 × 3.6 और 10 × 3.6 के आपके साथ 36 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ साइंस म्यूजियम डिज़ाइंस एन एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ द फॉल ऑफ द फेदर इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब, द टाइम फ्रॉम विच द टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम रेस्ट टू bottom of the tube is 0.25 seconds. What is the length of the tube? Students आपके साथ एक ट्यूब है और उस ट्यूब में एक फेदर को
जो है किसी हाइट से गिराया जा रहा है और इस फेदर की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इस फेदर का टाइम जो था वो 0.25 सेकंड्स है और इस फेदर की फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है और हमने इस फेदर की जो मेन चीज़ है वो इसकी लेंथ या हाइट हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, इस केस में हम न्यूटन सेकेंड लॉ का जो स्पेशल फार्मूला यूज़ करते हैं, जो स्पेशल शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो है T = 2h/g अंडर द रूट। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम h को फाइंड करेंगे तो हम स्क्वेयर्स लेकर h को सब्जेक्ट कर देंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी आपके साथ g(t²/4)। तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। t की वैल्यू 0.25 है, 0.25 की जगह हम 1/4 लिख देंगे। तो अब देखें हाइट = g की वैल्यू 10 हो गई, फिर 1/4 का स्क्वायर ले लेंगे और साथ में 1/4 एक और भी है। तो ये आपके साथ जो है 16 × 4 से 64 आ जाएगा। तो आपके साथ आंसर हो जाएगा 10/64। ठीक है, अब 10 अच्छा ये GT²/4 नहीं आता, GT²/2 आता है, तो ये वैल्यू 2 है। अच्छा 16 × 2 से आपके साथ 32 की वैल्यू आई, तो 10/32। 10/32 से आपके साथ अगर 32 को आप 30 कंसिडर कर लें तो ये 1/3 आ जाता है। 1/3 से आपका आंसर 0.3 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस टाइम वेरिएशन ऑफ अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, जब आपके साथ एक बॉडी को फ्री फॉल में रिलीज़ किया जाता है तो हमने अभी पढ़ा कि वो पहले सेकंड में 5 मीटर्स, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35 मीटर्स कवर करता है। मतलब ये इसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इंक्रीजिंग स्पीड। और इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ आपके साथ जो है वो बीटा ऑप्शन में गिवन है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है और वो स्पीड को शो कर रहा होता है। और आप देखें यहाँ पे स्पीड कम है और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ रही है, जो कि फ्री फॉल की प्रॉपर्टी है कि उसमें स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास एक्सेलरेट्स नॉन यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़। स्टूडेंट्स, अगर देखें एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है F/m। अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो है फोर्स। तो फिर अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगी। तो अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स भी वेरिएबल होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें फोर्स वेरिएबल हो और वो ऑप्शन आपके साथ बीटा है। एक ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा हो, मतलब वो वेरिएबल हो। अगर यहाँ बीटा में होता कि एक ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा हो तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होता, और अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जगह वेरिएबल का वर्ड आ जाता तो वो ऑप्शन भी आपके साथ करेक्ट ही होता। From the top of the tower, 2 stones having masses in ratio 1:2 are thrown, one straight up and the other straight down with the same speed, taking ideal conditions। तो अब आपसे वो अच्छा इसको ज़रा इंटरप्रेट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक टॉप ऑफ द टावर से एक बॉडी, 2 बॉडीज़ हैं और दोनों के मासेस जो हैं वो 1:2 में हैं, मतलब एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी के मास से डबल है। अब उसमें किया क्या है, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर डाउन। अच्छा, उसको एक को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया है, दूसरे को नीचे की डायरेक्शन में फेंक दिया है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप देखें तो ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था जिसमें हमने ये बात साबित की थी कि आपके साथ जब इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, और एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पे g के इक्वल है वो भी सेम हो,
तो स्टूडेंट्स फिर जो फाइनल हिटिंग वेलोसिटी होती है वो भी आपके साथ सेम होती है। तो यहाँ पर मतलब ये बॉडी तो जल्दी नीचे आ जाएगी और ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आएगी, मतलब टाइम्स तो इनके डिफरेंट होंगे, लेकिन जिस वक्त ये ग्राउंड को हिट करेगी दोनों की वेलोसिटीज़ सेम होंगी, क्योंकि एक तो इनिशियल वेलोसिटीज़ दोनों की सेम है और जी का इफेक्ट भी दोनों पे सेम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ विल हैव सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड। करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर वो बॉडी अपने ही इसी वेलोसिटी को कंटिन्यू रखे तो फिर उसे किसी किस्म के फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। द बस पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड व्हेन द बस इज़ सडनली स्टॉप्ड। स्टूडेंट अगर एक पैसेंजर जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है और चूंकि बस स्टॉप हो गई है तो ये असल में इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें बीटा हो गया। द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है और स्टूडेंट्स इसको ज़रा इंटरप्रेट करें। ये जो आपके साथ पोर्शन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसमें स्पीड बढ़ रही है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव है। अच्छा, इस पोर्शन में भी स्पीड बढ़ रही है तो मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। अब ये जो आपके साथ ग्राफ का रीजन है ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो करता है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। और फिर लास्ट में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस रीजन के बारे में बताएं जिसमें नेट फोर्स ज़ीरो होता है। स्टूडेंट्स, नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वो रीजन जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो या वो रीजन जिसमें वेलोसिटी आपके साथ क्या हो, कांस्टेंट हो। और स्टूडेंट्स वो ये रीजन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी ई। What is the unit of momentum? स्टूडेंट्स, मोमेंटम का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपके साथ करेक्ट ऑप्शन डेल्टा में है। A force of 10 न्यूटन is applied on an object for 4 seconds. What is the impulse? स्टूडेंट्स, इम्पल्स जो होता है उसकी डिफिनीशन होती है द चेंज इन मोमेंटम या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो आप फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ले लें तो 40 न्यूटन सेकेंड आपके साथ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द 0.3 kg बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स, मोमेंटम का फॉर्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो 5 इंटू 0.3, 5 इंटू 3 से 15 आता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट की वजह से हम 1.5 आंसर सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके साथ है बीटा ऑप्शन में। अच्छा, इन विच टाइप ऑफ द कोलिजन ऑब्जेक्ट स्टिक विद ईच अदर। याद रखें स्टूडेंट्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जो है लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं और मोशन के दौरान वो कोलिजन करके सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसा कोलिजन कभी भी इलास्टिक नहीं हो सकता। ऐसा कोलिजन हमेशा क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। और ऐसे कोलिजन को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ मोमेंटम की कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन इस क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं कर सकते, जिन क्वेश्चंस में आपके साथ क्या होता है, कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक हो जाती है। व्हाट इज़ आ आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम की दो डिफिनीशंस हैं और वो यहाँ समझ लें। एक तो आइसोलेटेड सिस्टम की जो जनरल डिफिनीशन है वो ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी मास और जिसकी एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम की जनरल डिफिनीशन है और इस डिफिनीशन के मुताबिक एक ही आइसोलेटेड सिस्टम है और वो एक ही आइसोलेटेड सिस्टम उसको हम कहते हैं यूनिवर्स।
ठीक है। लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम की दूसरी डिफिनीशन है, और वो डिफिनीशन ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिस पे किसी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स मौजूद ना हो, ठीक है। और वो ऑप्शन आपको अल्फ़ा में नज़र आ रहा है, अ सिस्टम दैट हैज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और भी जहन में रखें, ये जो MCQ बनाया गया है ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के डोमेन पे बनाया गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व होती है। तो उसमें दो बातें जहन में रखें, ये जो आपके साथ मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स है, मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये जो बात है ये हम लिख रहे हैं कि ये ऑलवेज के लिए है, लेकिन मोमेंटम ऑफ यूनिवर्स नहीं। और अगर हम यूनिवर्स का एक हिस्सा ले लें, मतलब यूनिवर्स में हम एक रूम कंसिडर कर लें या एक बॉडी कंसिडर कर लें, चलें सिस्टम की जगह हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं बॉडी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, वो जो है उसमें फिर केसेस हैं, वो अगर चाहे तो कांस्टेंट भी रह सकती है, अगर चाहे तो चेंज भी हो सकती है। कांस्टेंट तब रहेगी जब F 0 होगा, चेंज तब करेगी जब F 0 नहीं होगा। तो बॉडी का मोमेंटम भी कांस्टेंट रह सकता है अगर फोर्स 0 हो, लेकिन यूनिवर्स का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है चाहे फोर्स 0 हो या नॉन ज़ीरो हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये यूनिवर्स के लिए यूज़ नहीं हुआ बल्कि एक बॉडी के लिए यूज़ हुआ है। तो बॉडी के लिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फिर क्या ज़रूरी होना चाहिए, फोर्स का 0 होना ज़रूरी होना चाहिए। In a stationary object is hit by a moving object, what can be said about the momentum of the system? Students, momentum एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में फंडामेंटल लॉ मौजूद है कि मोमेंटम कभी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का चेंज नहीं करता। तो इंडिविजुअल मोमेंटम्स तो चेंज हो जाएंगे लेकिन पूरे सिस्टम के मोमेंटम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो चाहे वो कोलिजन इनइलास्टिक हो, पूरे सिस्टम की मोमेंटम पे आपके साथ कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ हमारा लेक्चर था रिवीजन पार्ट 3 का, ये यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। और जो हमारा पार्ट 4 का लेक्चर होगा वो प्योरली जो है कोलिजन्स और प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें कुछ क्वेश्चंस लीनियर मोमेंटम के भी होंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।